नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी परमाप विचलन को डिस्कस करेंगे और ये स्टैटिस्टिक टूल के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो आप जो है इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। आइए शुरू करते हैं। अपकिरण जो होता है, पहले आप उसका अर्थ जानते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अपकिरण को मापने का ही एक टूल है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, जिसमें आप चाहे मीन निकाले, चाहे मीडियन निकाले, चाहे मोड निकाले, वो एक श्रृंखला का प्रतिनिधि मूल्य तो दे देता है हमें, लेकिन ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति यानी मीन मोड मीडियन होता है, उससे हमें ये नहीं पता चलता कि एक जो सीरीज है हमारे पास में, जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला की बनावट कैसी है। यानी श्रृंखला जो उसमें सभी जो मदे हैं उनमें समानता है, या जो मदे हैं उनमें आपस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो ये जो श्रृंखला की बनावट है, इस बनावट के बारे में हमें जो है अपकिरण से पता चलता है। तो अपकिरण जो होता है वो एक ऐसा माप होता है जो एक श्रृंखला की जो मदें होती है, उन मदों में आपस में कितना कितना अंतर है उसके बारे में हमें बताता है। इसके अलावा ये जो मदें हैं, इन मदों के जो मूल्य है उनमें किसी भी माध्य से जो अंतर होता है, उस अंतर के बारे में भी हमें पता चलता है। यानी एक तो जो मदें हैं, जैसे मान लीजिए ये 2, 4, 10, 20, इनमें आपस में कितना डिफरेंस है उसका हमें पता चलता है। दूसरा, हम कोई भी एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यानी मीन मोड मीडियन लेते हैं, और उस मीन मोड मीडियन के आधार पर हम पता लगाते हैं कि इन मदों में और उस मीन या मोड या मीडियन में कितना अंतर है। तो ये सब पता हमें जो है अपकिरण से चलता है। तो इस प्रकार से अपकिरण जो होता है वो किसी भी श्रृंखला की बनावट के बारे में हमें पता लगाता बताता है कि कोई भी श्रृंखला है उसमें समानता है, या श्रृंखला की जो मदें हैं उनमें आपस में असमानता है। अब हम अपकिरण का जब माप करते हैं, अपकिरण को निकालते हैं, तो उसके अपकिरण को निकालने के हमारे पास में बहुत सारे टूल हैं। जैसे पहला है रेंज यानी विस्तार, उसके बाद है चतुर्थक विचलन यानी क्रोटाइल डेविएशन, इसके बाद है अंतर चतुर्थक विस्तार यानी इंटरक्रोटाइल रेंज, इसके बाद हमारे पास माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन, और इसके बाद हमारे पास में परमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी या इसका जो निशान होता है ये सिग्मा का निशान भी होता है, और इसके बाद है लॉरेंज कर्व। तो आज हम जो है परमाप विचलन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम परमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका अर्थ जानते हैं। जब हमने मीन डेविएशन निकाला था, इससे पहले के जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मीन डेविएशन के बारे में भी पढ़ा था। तो उस मीन डेविएशन के अंदर ये एक दोष था कि इसके अंदर जो ऋणात्मक संख्या थी, यानी -5 है, -10 है, उसको भी जो है प्लस माना जाता था। तो ये जो इसका एक सबसे बड़ा दोष था। इस कमी को दूर करने का कार्य जो है वो कार्ल पियर्सन ने किया, और इस कमी को दूर करते हुए उन्होंने जो है अपकिरण को मापने का एक नया तरीका, एक नई टूल जो है हमें प्रदान की, जिसको हम जब परमाप विचलन कहते हैं। और ये जो परमाप विचलन है आज जो है सबसे अपकिरण को मापने का सबसे विश्वसनीय माध्यम है, और परमाप विचलन का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है अपकिरण को मापने के लिए। अब परमाप विचलन जो होता है वो होता क्या है, अब आप ये देखते हैं। परमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन समांतर माध्य से लिए गए विचलनों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि परमाप विचलन के अंदर हमेशा ही हम जो है समांतर माध्य से ही विचलन लेते हैं। तो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों, पहले अपन विचलन निकालिए, मान लिया x माइनस एक्स बार निकाल लिया, उसके बाद हम उसका वर्ग करेंगे। उसके वर्गों के माध्य का वर्गमूल होता है। वर्गों का माध्य कैसे निकालेंगे, सिग्मा, इसको जोड़ लेंगे बटा n, और इस सारे का वर्गमूल। तो ये हमारे पास में जो है परमाप विचलन आ जाता है। तो दोबारा से आप देखते हैं कि परमाप विचलन जो होता है वो समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल होता है। परमाप विचलन में ऋणात्मक संख्या को हम जो है धनात्मक नहीं मानते, बल्कि हम उसको ऋणात्मक ही लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है जो माध्य विचलन था, माध्य विचलन का दोष था कि उसके अंदर ऋणात्मक संख्या को धनात्मक मान लेते थे, तो उस कमी को जो इसमें पूरा किया गया है। लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं पर आ जाती है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जो विचलन है x माइनस एक्स बार वो -5 आया, हम स्टैंडर्ड जब मीन डेविएशन निकालते थे हम इसको प्लस मान लेते थे। ये क्या करता है, ये कहता है कि भी आप जो है इसका वर्ग कर दो, तो -5 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा प्लस का,
उसके बाद कहता है कि भाई इसका वर्गमूल निकाल लो, तो इसके बाद में इसका वर्गमूल निकालें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्लस का यही मान रहे थे, इसमें भी ये प्लस ही बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंतर ये कि मैथमेटिकली तरीके से सही नहीं था मीन डेविएशन, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये जो मैथमेटिकली रूप से सही है। माइनस को माइनस मानते हुए उसको जब प्लस में कन्वर्ट किया जाता है उसका वर्ग करके, तो इस प्रकार से ये जो है ज़्यादा बेटर माप है। समांतर माध्य जो होता है, ये जो परमाप विचलन होता है हमेशा ही समांतर माध्य से निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो परमाप विचलन होता है इसका जो संकेत होता है वो सिग्मा, यानी ये जो चिन्ह है ये परमाप विचलन का चिन्ह है। परमाप विचलन की परिभाषा देखते हैं आप। स्पीगल के अनुसार परमाप विचलन समांतर माध्य से श्रृंखला के विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। वही बात है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे, उसके बाद में x माइनस एक्स बार ये क्या हो गया, समांतर माध्य से जो श्रृंखला है उसके मूल्यों का विचलन हो गया। उसके बाद में इसका अपन माध्य निकालेंगे वर्ग का, तो अपन इसका वर्ग कर दिया, उसके बाद इसका माध्य निकाल लिया अपन ने यहाँ पर सिग्मा करके। उसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। तो यही परिभाषा है इसकी। अब देखिएगा परमाप विचलन गुणांक क्या होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। परमाप विचलन गुणांक परमाप विचलन निकालने के लिए जो है सापेक्ष माप होता है, और अगर हमें दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं के बीच में कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो उसके लिए हमें जो है परमाप विचलन गुणांक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका प्रयोग जो है तुलना में किया जाता है। और परमाप विचलन गुणांक को निकालने के लिए जो हमारे पास में विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हमेशा समांतर माध्य से भाग दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि परमाप विचलन गुणांक जो होता है वो निकालने के लिए जो परमाप विचलन होता है उसको जो है समांतर माध्य से भाग देते हैं, हम किसी और माध्य से भाग नहीं देते। इसके अंदर हम केवल समांतर माध्य निकालेंगे और समांतर माध्य से भाग दे करके हम परमाप विचलन गुणांक निकाल सकते हैं। अब हम परमाप विचलन गुणांक के जो समय उनको हल करेंगे। तो परमाप विचलन गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर किस प्रकार से परमाप विचलन गुणांक निकाला जाता है वो हम देखते हैं। तो इसकी जो मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, लेकिन उसकी एक और अलग विधि भी है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, उसके बाद लघु विधि के द्वारा, फिर पद विचलन विधि के द्वारा, और एक जो अन्य विधि है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर, तो व्यक्तिगत श्रृंखला होती क्या है पहले तो वो देखिएगा। व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिस श्रृंखला के अंदर प्रत्येक मद जो होती है उसका मान दिया गया है। जैसे यहाँ पर अंक है, अंक दे रखे हैं, पहले बच्चे ने 12 अंक, दूसरे ने 8 अंक, तीसरे ने 17, चौथे ने 13, पांचवें ने 15, छठे ने 9, सातवें ने 18, आठवें ने 11, नौवें ने 6, 10वें ने 1। तो यहाँ पर 10 विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थियों के अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस अवस्था के अंदर हमारे पास में जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला है वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन सारे का वर्गमूल। अब ये सिग्मा एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स माइनस एक्स बार, स्क्वायर करना तो इसका स्क्वायर कर दो, इसके आगे सिग्मा लगा दो। तो ये नया दूसरा ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बटा एन। तो दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये जो स्मॉल एक्स है ये इस तरीके से निकाला जाता है। तो अब हम लघु विधि के द्वारा निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ये दिया गया है एन, यानी कितने विद्यार्थी थे 10, पहले विद्यार्थी के अंक 12 थे, दूसरे के 8, तो ये सारे अंक दे रखे हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें जो है एक्स बार निकालना है, यानी समांतर माध्य हम निकालेंगे। तो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स। तो सभी एक्स का जो है सबसे पहले जोड़ करेंगे, तो इन सभी का जोड़ आ जाएगा 110 बटा एन। एन कितना हमारे पास 10, तो 110 बटा 10 बराबर आ जाएगा 11, यानी समांतर माध्य हमारे पास में कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये x निकालना है समूल, ये क्या होता है x माइनस एक्स बार। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x है इसमें से x बार कितना आया था हमारा 11, तो प्रत्येक में से आप 11 घटाते चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला 12 माइनस 11 यानी 1, 8 माइनस 11 यानी -3। यहाँ पर आप प्लस नहीं करेंगे भाई, इसको आप इधर माइनस ही रखेंगे।
उसके बाद 17 माइनस 11 यानी 6, 13 माइनस 11 यानी 2, 15 माइनस 11 4, 9 माइनस 11 -2, 18 माइनस 11 7, 11 माइनस 11 0, 6 माइनस 11 -5, 10 माइनस 11 -10। तो ये हमारे पास में आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक्स तो आ गया, अब हमें जो इसका स्क्वायर चाहिए, यानी ये जो हमारे पास में मध्य आई है, इन मूल्यों का हमें जो स्क्वायर चाहिए। तो आगे आप जो इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे पास में ये है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो एक्स माइनस एक्स बार ये हमारे पास, तो एक का स्क्वायर 1, -3 का वर्ग करेंगे तो -3 गुणा -3 यानी प्लस का 9 आ जाएगा, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और -2 का वर्ग हो जाएगा +4, 7 का वर्ग 49, 0 का वर्ग 0 रहेगा, -5 का वर्ग 25 और -10 का वर्ग 100। तो अब हमारे पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 244। अब हमारे पास में फार्मूला क्या रहता है परिमाप विचलन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन सारे का वर्गमूल। सिग्मा एक्स स्क्वायर ये हमारे पास में है, तो 244 बटा एन कितना हमारे पास 10 सारे का वर्गमूल, तो 244 बटा 10 यानी कितना आ गया 24.4 का वर्गमूल। तो आप 24.4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4.94। तो ये हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, जो अपने पास व्यक्तिगत श्रृंखला थी, व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर लघु विधि के द्वारा। अब हमें विचरण गुणांक परमाप विचलन का गुणांक निकालना है। परमाप विचलन का गुणांक क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन ये था हमारे पास में 4.94 या 93 बटा 11, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.45। तो इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर लघु विधि के जो हमारे पास में ये प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि से अपन निकाल रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से हम जो है परमाप विचलन निकाल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से परमाप विचलन निकालने का फार्मूला हमारे पास में ये है। इसके बाद है लघु विधि। लघु विधि से अब करेंगे अपन, लघु विधि का फार्मूला ये है। तो हमारे पास में ये मदें दे रखी है 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। अब फार्मूला क्या है हमारे पास में, सिग्मा डी एक्स। यहाँ पर ये डी एक्स समझने वाली बात है। डी एक्स क्या है हमारे पास में, एक्स माइनस ए, क्योंकि लघु विधि के अंदर हम क्या करते हैं, माध्य निकालते नहीं बल्कि उसको अज्यूम करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा डी एक्स, इसका हमें स्क्वायर करना है तो इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, जो हमारे पास में स्क्वायर आएगा उसको आप जोड़ कर लेंगे, बटा एन माइनस सिग्मा डी एक्स बटा एन सारे का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। तो ये हमारे पास में फार्मूला रहेगा। अब आप इसको जो है सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में जो है क्रमांक दे रखी है, यानी नंबर ऑफ आइटम 1 to 10 है। उसके बाद ये हमारे पास में एक्स की वैल्यू दे रखी है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। अब यहाँ पर आप किसी को भी ए एज्यूम कर लीजिए। इनमें से हमेशा ही मदों में से जो है ए को एज्यूम करना होता है, यानी कल्पित माध्य जो हमारा रहेगा वो यहाँ पर हमने 20 एज्यूम किया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, डी एक्स। डी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए। तो x माइनस ए अगर हमें निकालना है तो a हमने एज्यूम किया 20, तो पहला 8 माइनस 20 यानी -12, 10 माइनस 20 यानी -10, 12 माइनस 20 यानी -8, 14 माइनस 20 यानी -6, 16 माइनस 20 यानी -4, 18 माइनस 20 यानी -2 और 20 माइनस 20 0, 22 माइनस 20 + 2, 24 माइनस 20 + 4 और 26 माइनस 20 प्लस के 6। तो हमने डी एक्स निकाल लिया, एक्स माइनस ए। अब हमें क्या चाहिए, एक तो सिग्मा डी एक्स चाहिए, ये इधर सिग्मा डी एक्स, क्योंकि डी एक्स का स्क्वायर नहीं है, सिग्मा डी एक्स उसके बाद इसका स्क्वायर है। तो सिग्मा डी एक्स हम क्या करेंगे, माइनस के हमने अलग कर लिए, ये जो माइनस के हमने जोड़ लिए 12, 10, 8, 6, 4, 2 और उसके बाद प्लस के हमने अलग कर लिए। तो अगर आप ये आएंगे अपने पास में जो है वो 42 माइनस के और प्लस के आ जाएंगे 12, तो हमारे पास में ये आ जाएंगे
सिग्मा dx आ जाएगा हमारे पास -30। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, आप फॉर्मूले में देखो, हमें चाहिए सिग्मा dx स्क्वायर। तो हमारे पास dx तो आ गया, अब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। dx का स्क्वायर करने का मतलब dx की प्रत्येक मद का आप स्क्वायर करेंगे, तो -12 का स्क्वायर 144, -10 का स्क्वायर 100, -8 का स्क्वायर 64, -6 का स्क्वायर 36, -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा हमेशा ही, और 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो अब हमारे पास में ये क्या आ गया, सिग्मा dx स्क्वायर आ गया 420, 420। अब इनकी वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो फार्मूले हमारे पास में क्या है, सिग्मा dx स्क्वायर बटा n माइनस सिग्मा dx बटा n होल स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। तो अब इधर देखिएगा, हमारे पास में सिग्मा dx स्क्वायर 420 बटा 10 -30, क्योंकि dx कितना है हमारे पास में 30 बटा n कितना है 10, सारे का वर्गमूल। तो इसको अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 0 से 0, और -3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो 42 में से 9 गया 33, 33 का वर्गमूल हमें निकालना है, 33 का हमारे पास में वर्गमूल आ जाएगा 5.74। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है लघु विधि के द्वारा। अगर हमें इसका कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हमें जो इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो केवल ए को अज्यूम किया है, हमने समांतर माध्य निकाला नहीं है। तो अगर हमें समांतर माध्य निकालना, अगर हमें परिमाप जो विचलन है उसका अगर हमें गुणांक निकालना है, तो उसके लिए हमें जो समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। कहीं आप ऐसा ना करो कि इस 20 से इसको भाग दे दो और आप जो इसका कोफिशिएंट निकाल दो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केवल हमारे पास में अज्यूम मीन है, ये हमारे पास में एक्चुअल मीन नहीं है। तो हमें जो है अज्यूम मीन तरीके से भी आप निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से आप समांतर माध्य निकाल सकते हो। तो पहले समांतर माध्य निकालिएगा, उसके बाद में हम जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। इसके बाद में है पद विचलन विधि। तो व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हमारे पास 5 मदें दे रखी है। 5 मदों में पहली मद है 500, दूसरी मद है 700, तीसरी मद 1000, चौथी मद 1500 और पांचवी मद है 1300। तो अब की बात स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है हमारे पास में, सिग्मा dx डैश स्क्वायर। ये dx तो हमने निकाल लिया था, dx हमारा क्या था x माइनस ए था। अब ये dx डैश क्या है, ये x माइनस ए बटा सी। सी का मतलब कि इनके बीच में जो एक कॉमन वर्ग अंतर है उसको हम जो है सी कहेंगे। तो ये हमारे पास में डी एक्स डैश निकालने का फार्मूला x माइनस ए बटा सी। जैसे आप इसमें देखें तो इसमें कॉमन क्या है, सारी संख्याएं जिससे भाग हो, 200 से भाग नहीं होती, 100 से भाग होती है सारी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो ये उस समय प्रयोग किया जाता है जब हमारे पास में ये जो मदें होती है बड़ी होती है और उनकी कैलकुलेशन करना जो है वो मुश्किल होता है। तो उस अवस्था के अंदर हम कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए एक बार जो सभी मदों को सी से भाग दे देते हैं, और उसके बाद आप देखिएगा लास्ट के अंदर हमने जो है सी से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो हमारे यहाँ पर फार्मूला बन रहा है सिग्मा डी डैश स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा डी डैश डी एक्स डैश बटा एन, सारे का स्क्वायर और वोल इसका जो है रूट गुणा सी। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, हमने जो है dx था, dx को केवल अपने c से भाग करना है। और जो उसके बाद में हम क्या करें, लास्ट के अंदर जब हमने पहले c से भाग किया था तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो है दोबारा से c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इस सवाल को देखते हैं आगे। इसके बाद में अन्य विधि हमारे पास में है कि अगर हम जो हमारे पास मदें दे रखी है, एक्चुअल मदों से ही अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहे तो वो भी हमारे पास में निकालने का फार्मूला है। तो एक्चुअल जो मदें हैं उनको आप जो है कहीं भी कोई भी समांतर माध्य नहीं निकालेंगे, सिंपल जो है उनका
स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, तो इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एक्स बटा एन होल स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। यहाँ पर हमने एक्स को एक्स ही रखना है, उसका जो वर्गमूल हमें जो समांतर माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इस विधि का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां पर ये जो मदे हैं अगर इनकी संख्या छोटी दे रखी है, क्योंकि अगर हम एक्चुअल जो मदे हैं उनसे लेकर के निकालते हैं और मदें बहुत बड़ी बड़ी है तो उस अवस्था के अंदर हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आपको जो वो कैलकुलेटर का प्रयोग करना है तो आप जब बड़ी मदों के माध्यम से भी इस तरीके से निकाल सकते हो। ये जो है सबसे आसान विधि है। तो इसमें देखिएगा हमारे पास में संख्याएं जो 5 दे रखी है। पहली संख्या हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50। फार्मूला क्या है सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स है इसका स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600 और 50 का स्क्वायर 2500। हमें क्या चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास में आ गया 5500। दूसरा हमारे पास में बटा एन, एन जो 5 है क्योंकि मदों की संख्या 5 है। उसके बाद हमें चाहिए सिग्मा एक्स हमारे पास में 150 है, तो 150 बटा एन कितना हमारे पास 5, तो 5500 बटा 5 माइनस 150 बटा 5 सारे का वर्ग और इस जो पूरी संख्या है उनका वर्गमूल। अगर आप इसको 5 से भाग देते तो हमारे पास में आ गया 30। इसको अगर आप 5 से भाग देते हैं तो आ गया हमारे पास 1100। तो 1100 माइनस 900, क्योंकि 30 का जो वर्ग है वो क्या हो जाएगा 900। तो हमारे पास में ये हो जाएगा। अब हम खंडित श्रृंखला के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किस प्रकार से निकालते हैं उसको देखेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास में 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। मुख्य रूप से इसके अंदर हम जो वो प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि को डिस्कस करेंगे। पद विचलन विधि जो है उसके बारे में जो है आपको केवल बताया जाएगा, उसका सम जो हल नहीं करवाया जाएगा अभी। तो प्रत्यक्ष विधि जो है सबसे पहले हम खंडित श्रृंखला देखते हैं। खंडित श्रृंखला में एक तरफ हमें जो है मदें दी गई होती है और दूसरी तरफ जो है मदों से संबंधित आवृत्तियां दी गई होती है। तो ये जो हमारे पास में मदें हैं, मदों से संबंधित जो आवृत्तियां दी गई है उसको अगर हम देखते हैं तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि भी ये हमारे पास में खंडित श्रृंखला है। और खंडित श्रृंखला के अंदर जो फार्मूला है देखिएगा, जो अगर हम जब हमने व्यक्तिगत श्रृंखला की थी तो उसके अंदर हमारे पास फार्मूला क्या था सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन सारे का वर्गमूल। अब की बार इसके अंदर एक्स नहीं, एक नई चीज आ गई है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर अब की बार अपन सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटा एन कर देंगे। दूसरा हमारे पास में फार्मूला व्यक्तिगत श्रृंखला में केवल इतना था, लेकिन अब हमारे पास में एफ आ गया तो हम इसके साथ में एफ और लगा देंगे। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बटा एन। तो ये फार्मूला आप कोई सा भी यूज कर लीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो अब हम इसको जो है सोल्व करते हैं। ये देखिएगा हमारे पास में x के मूल्य दे रखा है 4 से लेकर के 16 तक और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 2 3 5 3 2 1। अब हमें सबसे पहले क्या करना है x बार निकालना है, क्योंकि ये हमारे पास में जो स्मॉल x है ये क्या x माइनस एक्स बार है, तो पहले में x बार निकालना पड़ेगा। अब खंडित श्रृंखला के अंदर समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला हमारे पास में रहता है वो रहता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो पहले आप सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, यानी ये हमारे पास में एफ है और ये एक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 गुना 1 4, 6 गुना 2 12 और 8 गुना 3 24, 5 गुना 10 50 और 12 गुना 3 36, 14 गुना 2 28 और 16 गुना 1 16। अगर आप इनका जोड़ करते हैं तो हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स आ जाता है 170 और दूसरा में चाहिए बटा एन। एन होता है व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर तो एन होता ही है सीधा जितनी मध्य होती है, लेकिन खंडित श्रृंखला के अंदर और अखंडित श्रृंखला के अंदर एन जो होता है वो सिग्मा एफ के बराबर होता है। यानी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो उनको जोड़ लीजिए, ये हमारे पास में एन आ जाएगा 17, तो 170 बटा 17 यानी 10। तो हमारे पास में समांतर माध्य आ गया 10। अब हमें क्या निकालना है स्मॉल एक्स निकालना है। तो स्मॉल एक्स क्या होगा एक्स माइनस एक्स बार। तो ये हमारे पास में एक्स है, इसमें से आप जो है 10 घटाते जाएंगे प्रत्येक में। तो 4 माइनस 10 माइनस 6, 6 माइनस 10 माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10
0 और 12 माइनस 10 प्लस 2 और 14 माइनस 10 प्लस 4 और 6 माइनस 10 प्लस 6 और 16 माइनस 10 प्लस 6। अब हमें क्या चाहिए, स्केयर चाहिए इस x का। तो x का स्केयर आप इधर पहले करेंगे, उसके बाद हम जो f से गुणा करेंगे। कहीं आप ऐसा ना करो कि भी f से जो इस x को गुणा कर दिया और उसके बाद उसका स्केयर करो, तो गलत हो जाएगा। पहले आपको जो है x का स्केयर करना है, फिर उसके साथ में जो है f को मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम जो है x स्केयर निकालते हैं, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, माइनस 4 का वर्ग 16, माइनस 2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 0, प्लस 2 का वर्ग 4 और प्लस 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। तो अब हमारे पास में आ गया एक्स स्केयर, लेकिन हमें क्या चाहिए, एफ एक्स स्केयर चाहिए सिग्मा। तो पहले आप क्या करेंगे, एफ जो एक्स स्केयर और एफ की गुणा करेंगे। तो एफ ये हमारे पास एक्स स्केयर है 36 गुणा 1 36, 2 गुणा 16 32, 3 गुणा 4 12, 5 गुणा 0 0, 3 गुणा 4 12, 2 गुणा 16 32 और 1 गुणा 36 बराबर हो जाए 36। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स तो हो गया, ये एफ एक्स स्केयर हो गया। अब हमें इसको सिग्मा चाहिए, तो इसका जोड़ कर लेते हैं। तो इसका जोड़ा जाए 160। अब इस फार्मूले में पुट कर दो कि हमारे पास में सिग्मा एफ एक्स स्केयर कितना आ गया, 160 बटा एन कितना है 17। तो 160 बटा 17 यानी आ गया 0.41 9.41, और ये 9.41 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3.07। तो ये हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.07 बटा एक्स बार कितना था हमारा 10, तो यह 0.307 ये हमारे पास में इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो व्यक्तिगत श्रृंखला थी, व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर ये प्रत्यक्ष विधि थी, व्यक्तिगत श्रृंखला नहीं थी ये, सॉरी खंडित श्रृंखला थी। खंडित श्रृंखला के अंदर ये हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि थी। अब हम खंडित श्रृंखला के अंदर जो वो निकालते हैं लघु विधि से। लघु विधि के अंदर हमारे पास में जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्केयर बटा एन इंटू सिग्मा एफ डी बटा एन वोल स्केयर। अब हमारे पास में यहाँ पर देखना है कि भाई डी क्या है। डी हमारे पास में एक्स माइनस ए, यानी अब की बार आप कल्पित माध्य से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास में आकार मदें दे रखी है 1 से लेकर के 8 तक, और साथ में इनकी आवृत्तियां दे रखी है 5 10 15 20 15 10 10 15। तो अब हम जो है इसको देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए अज्यूम करना है अपने को। और ए आप कितना अज्यूम करेंगे वो देखिएगा। इसमें ए हमने जो है अज्यूम कर लिया इसमें जो मदे हैं हमारे पास में, उसमें से हम जो ए अज्यूम करें। ए हमने अज्यूम कर लिया 5, ये ध्यान रखिएगा। ए हमेशा जो मदों में से जो है अज्यूम किया जाएगा, कभी भी जो आवृत्ति है उसमें से अज्यूम नहीं किया जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, डी। डी क्या है, एक्स माइनस ए। तो हमारे पास में एक्स ये रही, और इसमें से आप ए यानी 5 घटा देंगे। तो 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, और 6 माइनस 5 प्लस का 1, 7 माइनस 5 प्लस 2, 8 माइनस 5 प्लस 3। अब हमें क्या चाहिए, इसका एक्स स्केयर चाहिए। तो ये हमारे पास में डी स्केयर आ जाएगा यहाँ पर। तो डी स्केयर क्या रहेगा हमारे पास में, ये देखिएगा। डी स्केयर हमारे पास में रहेगा 4 का स्केयर 16, 9 3 माइनस 3 का स्केयर 9, माइनस 2 का स्केयर 4, माइनस 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा चाहिए हमें एफ डी, क्योंकि यहाँ पर हमें एफ डी चाहिए। तो ये हमारे पास में जो है डी है, इसकी और आप एफ की गुणा करेंगे।
इसकी और एफ की गुणा करेंगे तो 5 गुणा में -4 -20, 10 गुणा -3 -30, 15 गुणा -2 -30, 20 गुणा 1 -20, 15 गुणा 0 15, 10 गुणा 1 10, 10 गुणा 2 20, 15 गुणा 3 45। तो हमारे पास में सिग्मा एफ डी कितना आ गया, -25 आ गया। इनको अगर आप अलग अलग करेंगे तो -25 आ जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए एफ डी स्क्वायर। तो हम जो हमारे पास में ये डी स्क्वायर था, ये हमारे पास में डी स्क्वायर, इसको आप एफ से गुणा कर देंगे तो 16 पंजू 80, 10 की और 9 की 90, 15 की और 4 की 60, 20 गुणा 1 20, 15 गुणा 0 0, 10 गुणा 1 10, 10 गुणा 4 40 और 15 गुणा 9 135। तो अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो अब हमारे पास इस फार्मूले की सारी चीज़ें, एन हमारे पास में सिग्मा एफ 100 आ जाएगा। इसके बाद एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारे पास में 435 है और सिग्मा एफ डी हमारे पास -25 है। तो अब इसके अंदर आप रख देते हैं फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज। तो 435/100 -25/100 का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको अगर आप कट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये -1/4 और -1/4 का अगर आप वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16। इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2.07। तो ये हमारे पास में जो वो पद विचलन, ये हमारे पास में जो है वो लघु विधि थी। अब हमारे पास में जो है पद विचलन विधि है। पद विचलन विधि के अंदर ये जो लघु विधि है, लघु विधि से थोड़ा सा जो है फार्मूला चेंज होता है। तो पद विचलन विधि के अंदर फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी डैश मान लीजिए बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश बटा एन सारे का वर्गमूल गुणा सी। अब ये डी डैश क्या है, डी हमारे पास होता है x माइनस ए और डी डैश हो जाए बटा सी। तो इस प्रकार से हम जो इसको निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है। लेकिन अगर आपको स्पेशल कहा जाए कि भी पद विचलन विधि से निकालना तो ये आप इस विधि को अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आप या तो प्रत्यक्ष विधि से निकालिएगा या आप जो है लघु विधि से निकालिएगा। आगे अखंडित श्रृंखला के अंदर अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास में 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। तो पहले आप प्रत्यक्ष विधि देखते हैं। तो अखंडित श्रृंखला या सतत श्रृंखला या कंटिन्यूस सीरीज का पता कैसे चलेगा। इसमें हमें एक तरफ जो मदों का आकार वर्गों के बीच में दिया गया होता है। यानी एक तरफ हमारे पास में वर्ग दिए होते हैं 0 से 5, 5 से 10 या 0 से 2, 0 से 10 कुछ भी दिया हो सकता है। और दूसरी तरफ हमारे पास में जो है आवृत्तियां दी गई होंगी। तो उस अवस्था के अंदर प्रत्यक्ष विधि से हमारा फार्मूला रहेगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटा एन या सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार बटा बार स्क्वायर बटा एन सारे का वर्गमूल। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास में ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या चीज है। ये हमारे पास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो x निकाल रहे थे वो x हमारे पास में क्या था, x माइनस एक्स बार था। x माइनस एक्स बार ये हमारे पास स्मॉल x है। तो सबसे पहले हमें x बार निकालना है। तो जो हमारे पास में जो अखंडित श्रृंखला होती है यानी सतत श्रृंखला होती है उसके अंदर जो प्रत्यक्ष विधि से हम एक्स बार निकालते यानी समांतर माध्य निकालते उसका फार्मूला है सिग्मा एफ एम बटा एन। तो सबसे पहले हमें एम निकालना है। एम क्या होता है वो देखिएगा। एम जो होता है ये जो हमारे पास में वर्ग दे रखे हैं इन वर्गों का मध्य मूल्य होता है। तो इसको आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं 0 + 2 और 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 को 2 से भाग दिया 1। दूसरे को आप जोड़ते हैं 2 + 4 6, 6 को 2 से भाग दें तो मध्य मूल्य आ जाएगा 3। 4 + 6 10, 10 को 2 से भाग देंगे मध्य मूल्य आ जाएगा 5। 6 + 8 14, 14 को आप 2 से भाग देंगे आ जाएगा 7। 8 + 10 18 को 2 से भाग देंगे आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा 11। तो इस प्रकार जब आपने मध्य मूल्य निकाल लिया उसके बाद हमारे पास में एफ दे रखा है तो हमें एफ एम निकालना है। तो एफ की और एम की आप गुणा करेंगे।
तो 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 4 12, 5 गुणा 6 30, 7 गुणा 4 28, 9 गुणा 2 18 और 11 गुणा 6 66। अब इसका जोड़ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एम आ जाएगा, और इसको जोड़ कर लेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। ये आ गया 24 और ये आ गया 156। तो सिग्मा एफ एम 156 बटा एन 24। तो 156 को 24 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास में समांतर माध्य आ जाएगा 6.5। अब हम जो है x निकाल लेंगे, यानी x माइनस एक्स बार। तो x बार हमारे पास में कितना आ गया था, 6.5। और ये x जो है ये अब की बार m हो जाएगा, यानी m जो है वो उसको आप x लेंगे। तो 1 माइनस 6.5 माइनस 5.5, 3 माइनस 6.5 माइनस 3.5, 5 माइनस 6.5 माइनस 1.5, 7 माइनस 6.5 प्लस का 0.5, 9 माइनस 6.5 ये आ जाएगा प्लस का 2.5, और 11 माइनस 6.5 ये आ जाएगा प्लस का 4.5। तो ये हमारे पास में आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको निकालना पड़ेगा हमें एक्स एफ, ये हमारे पास में जो है एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स का आप स्क्वायर करेंगे तो -5.5 गुणा -5.5 ये आ जाएगा 30.25, -3.5 का वर्ग हो जाएगा 12.25, 1.5 का -1.5 का वर्ग हो जाएगा 2.25, और प्लस 0.5 का वर्ग हो जाएगा 0.25, और प्लस 2.5 का वर्ग हो जाएगा 6.25, और प्लस 4.5 का वर्ग हो जाएगा 20.25। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास में, इसको अगर आप इस एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 30.25 गुणा 2 60.5, 4 गुणा 12.25 49। इसी प्रकार से बाकी को आप करते जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 258। अब इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 258 बटा एन 24 सारे का वर्गमूल। इसको अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3.28। और अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3.28 बटा एक्स बार 6.5, इसको आगे सोल्व कर लीजिए तो ये हमारे पास में आ जाएगा कोफिशिएंट। इसके बाद है लघु विधि। लघु विधि से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं अखंडित श्रृंखला में तो उसका फार्मूला हमारे पास में रहेगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन होल स्क्वायर, और इस सारे का वर्गमूल। तो अब की बार हमारे पास में ये जो डी एक्स है ये है एक्स माइनस ए। एक्स की जगह क्या लिख दिया आप एम, क्योंकि मध्य मूल्य निकालेंगे एम माइनस ए। बाकी कोई जो इसमें अलग बदलाव नहीं है, चीज़ें सेम रहेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास में ये दे रखा है एक्स 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। इसका मध्य मूल्य निकाल लेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9 11। और ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले हम जो है इसमें से ए एज्यूम करते हैं, ए हम ऐसे जो मध्य मूल्य में से एज्यूम करेंगे तो ये हमारे पास में हमने 5 एज्यूम कर लिया। तो अब इन मदों में से आप घटाएंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 0 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 प्लस 2, 9 माइनस 5 प्लस 4, 11 माइनस 5 प्लस 6। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो पहले आप डी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +8। अच्छा, ये यहाँ पर जो है एफ डी एक्स निकाल रहे हैं, तो एफ डी एक्स कैसे निकालेंगे, एफ डी एक्स निकालेंगे। ये जो हमारे पास में डी एक्स है इसको एफ से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -8। ये कितना आ जाएगा, -8। ये आ जाएगा 0। ये आ जाएगा 4 गुणा 2 + 8, 4 गुणा 2 + 8, 6 गुणा 6 36। तो ये आ गया एफ डी एक्स आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या चाहिए, इधर चाहिए अपने को एफ डी एक्स
स्केयर। तो पहले आप डी एक्स का स्केयर करेंगे, यानी 4 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर कितना हो गया 16, उसको आप 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32। ये नेक्स्ट हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसका 2 का अगर आप स्केयर करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, ये 0 हो जाएगा। इसका स्केयर 2 दूनी 4 को आप एफ से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा हमारे पास में। 4 चौक 16, 16 दूनी 32। 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे 216। तो अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा एफ डी एक्स स्केयर। तो अब इस फार्मूले में पुट करेंगे, एफ डी एक्स स्केयर कितना है 312 बटा एन कितना है 24 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 36 बटा एन 24 सारे का वर्गमूल। इसको अगर आप आगे सोल्व करते हैं यानी 312 बटा 24, इसको आप भाग देंगे, फिर 36 का वर्ग बटा 24 का वर्ग, फिर 36 के वर्ग को 24 के वर्ग से भाग देंगे, आपस में इनको घटा देंगे। घटाने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3.28। इसके बाद है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि के द्वारा अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास में ये ध्यान रखिएगा कि भी पद विचलन विधि का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर इन मदों के बीच में जो अंतर होता है उसमें कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस हो, क्योंकि हमें सी चाहिए, सी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एक नई चीज आई है डी एक्स डैश। तो डी एक्स डैश कुछ भी नहीं है, ये वही चीज है जो अपने पीछे किया था। ये एक्स माइनस ए यहाँ पर मध्य मूल्य होगा तो ये क्या हो जाएगा एम माइनस ए बटा सी। ये हमारे पास में डी डैश आ डी एक्स डैश आ जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का है वो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बटा एन सारे का स्क्वायर और वोल जो है रूट गुणा सी। अब ये हमारे पास में जो है वो एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के द्वारा आप देखते हैं कि सबसे पहले हम जो है ये हमारे पास में वर्ग दे रखे हैं, तो पहले आप इसका मध्य मूल्य निकालते हैं। तो मध्य मूल्य निकालने के लिए दोनों का जोड़ 2 से भाग, तो 0 प्लस 10 10 हो गया, 10 को 2 से भाग देंगे 5, 20 प्लस 10 30 को 2 से भाग देंगे 15। इसी प्रकार से हम जो इनका मध्य मूल्य निकाल लेंगे। और मध्य मूल्य निकालने के बाद ये हमारे पास में आवृत्तियां दे ही रखी है, उसको अपन एज इट इज ले लेंगे। और अगर आप इन आवृत्तियों को जोड़ देंगे सिग्मा एफ तो वो हमारे पास में एन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें निकालना है डी एक्स डैश। अब डी एक्स डैश क्या है, वो है एम माइनस ए बटा सी। तो m हमारे पास में कितना है, पहले आप एक बार के सिंपल dx निकालते हैं। dx हमारे पास क्या आ जाएगा m माइनस ए। तो m हमारे पास में कितना है, ये रहा। a हमने 35 अज्यूम कर लिया, तो 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 प्लस 10, 55 माइनस 35 प्लस 20, 65 माइनस 30 प्लस 30 और 75 माइनस 30 35 हमारे पास में आ जाएगा ये प्लस के 40। अब हमें क्या निकालना है डी डैश। तो हमारे पास में ये जो डी एक्स आया है उसको हम क्या करेंगे सी से भाग दे देंगे। सी का मतलब इनके बीच में जो कॉमन अंतर है, इनके बीच में वर्ग अंतराल कितने का है 10 का। तो ये जो मध्य है यानी हमारे पास में डी एक्स है, इसको 10 से भाग दे देंगे सभी को। तो 30 भाग में 10 माइनस 3, 20 भाग में 10 माइनस 2, 10 भाग में 10 माइनस 1, माइनस 10 भाग में 10 माइनस 1, और 0 को 10 से भाग करेंगे 0 प्लस 10 बटा 10 1 आ जाएगा। 20 को 10 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, 30 को 10 से भाग देंगे 3, 40 को 10 से भाग देंगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले डी एफ डी एक्स डैश। तो ये हमारे पास में क्या है डी एक्स है, इसको अगर आप एफ से गुणा कर देते, ये हमारे पास में एफ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डी एक्स डैश आ जाएगा। तो 5 गुणा माइनस 3, इन दोनों के अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 गुणा माइनस 3 माइनस 15, 10 गुणा माइनस 2 माइनस 20, 20 गुणा माइनस 1 माइनस 20, 40 गुणा 0 0, 30 गुणा 1 30, 20 गुणा 2 40, 10 गुणा 3 30, 4 गुणा 4 16 आ जाएगा।
अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, यानी सिग्मा एफ डी एक्स डैश आ गया 61। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्केयर चाहिए। तो पहले अपन जो है डी एक्स जो है उसका स्केयर और एफ के साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप उसकी मल्टीप्लाई कर, पहले आप इसका स्केयर करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाए, 3 तिया 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। ये हमारे पास में कितना आ जाए, 2 दूनी 4, क्योंकि स्केयर कर लिया हमने इसका। उसके बाद एफ से गुणा तो 4 दाए 40। उसके बाद में एक -1 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 1 गुणा 20, 20 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद में 1 का वर्ग 1, 30 से गुणा करेंगे तो 30। उसके बाद 2 का वर्ग 4, 4 को अगर आप 20 से गुणा करेंगे तो 80। उसके बाद 3 का वर्ग 9, 9 को अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो 90। उसके बाद 4 का वर्ग 16, 16 को अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो 64। तो ये हमारे पास में अगर आप इसका जोड़ कर लेते हैं तो हमारे पास में आ जाता है सिग्मा एफ डी डैश स्केयर 369। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 369, एन की वैल्यू जो है वो 139 माइनस ये हमारे पास में सिग्मा एफ डी एक्स डैश क्या हमारे पास में 61 बटा 139 सारे का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल गुणा सी हमारे पास में इसके बीच में अंतर कितना था, प्रत्येक वर्ग के बीच में 10। जैसे कि अपन इधर भी लिया है तो गुणा में 10 कर देंगे। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1.569। इसको अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15.69। तो ये हमारे पास में पद विचलन विधि थी। अब हम देखते हैं कि परिमाप विचलन के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला, सभी मूल्यों पर आधारित। परिमाप विचलन जो हम निकालते हैं उसमें किसी भी मद को छोड़ा नहीं जाता है। ये परिमाप विचलन जो होता है सभी मूल्यों पर आधारित होता है, और जो माप सभी मूल्यों पर आधारित होता है वो माप जो है विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट है स्पष्ट और निश्चित मूल्य। प्रत्येक प्रकार की जो श्रृंखला होती है उस श्रृंखला के अंदर जो परिमाप विचलन होता है उस परिमाप विचलन का जो मूल्य होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, उसको निकालने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है, और उसके अंदर जो वैल्यू आती है वो बिल्कुल निश्चित आती है। उसके अंदर वैल्यू कभी भी जो है किन्हीं दो वर्गों के बीच में या मदों के बीच में या किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में नहीं होती, बल्कि एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन की आती है। नेक्स्ट है निदर्शन परिवर्तन का कम प्रभाव। अगर हम सैंपल को चेंज करते हैं कि एक सैंपल था उसकी जगह पर कोई दूसरा सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में परिवर्तन का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। बीजगणितीय विवेचन, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उस स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है बीजगणितीय विवेचन भी संभव होता है, यानी 2 या 2 से अधिक अगर हमारे पास में मदें दे रखी है तो उन मदों से हम जो है सामूहिक मूल्यों को भी निकाल सकते हैं बीजगणित का प्रयोग करते हुए। अब इसके दोष देखते हैं कि परिमाप विचलन में कौन कौन से दोष हैं। सबसे पहले इसको जो है वो समझना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन भी उतनी आसान नहीं रहती, तो ये जो काफ़ी कठिन है। दूसरा, गणना करना मुश्किल होता है। इसकी गणना जो होती है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ये कॉम्प्लिकेटेड गणना जो करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसमें जो अक्सर गलतियाँ होने की संभावना बनी रहती है। और सीमांत मूल्यों को अधिक महत्व, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके अंदर सीमांत मूल्यों का जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सीमांत मूल्यों को अधिक महत्व देता है। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।